नमस्ते बच्चों, आज की इस पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। पिछले 3 अध्यायों में हम लोगों ने एक वर्ग 6 के पृथ्वी की गतियों के बारे में अध्ययन कर लिया है और उसके कुछ सवाल जवाबों को भी हमने जाना है। आज हम लोग अध्याय 4 में मानचित्र के बारे में कुछ अध्ययन करने जा रहे हैं। मानचित्र, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि भूगोल पढ़ने के लिए मानचित्र को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मानचित्र क्या है और ये कैसे हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मानचित्र है क्या। मानचित्र कहते किसको हैं? तो मानचित्र जो है पृथ्वी की सतह या उसके भाग का चिपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। जैसा कि हमको मालूम है कि हमारी पृथ्वी बिल्कुल गोल है और उस गोल पृथ्वी का हमको एक पन्ने में चित्र बनाना काफ़ी मुश्किल काम होता है और यदि उस पृथ्वी के या पृथ्वी की किसी सतह का चित्र हम लोग एक चिपटे कागज़ पर बनाते हैं तो उसी चित्र को हम लोग मानचित्र कहते हैं। और यह मानचित्र जो है ये हमारे लिए बड़े काम की चीज़ है। जैसे कि पिछले अध्यायों में हम लोगों ने पढ़ा ग्लोब के बारे में कि पृथ्वी को जानने का सबसे अच्छा तरीका है ग्लोब। लेकिन आइए अब हम लोग देखते हैं कि ये मानचित्र का ग्लोब की अपेक्षा क्या लाभ हो सकता है। तो सबसे पहला लाभ है कि मानचित्र जो है वो एक कागज़ का टुकड़ा होता है। मानचित्र को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से ले जा सकते हैं, जबकि ग्लोब को ये इतना बड़ा ग्लोब है या इससे भी बड़ा हो सकता है या इससे थोड़ा छोटा हो सकता है। तो ग्लोब को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, जबकि मानचित्र को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमको ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। उसको एक अपने पैकेट में या किसी झोले में डालकर हम लोग उसको ले जा सकते हैं। दूसरा फ़ायदा जो है वो छोटे छोटे क्षेत्रों के अध्ययन में उपयोगी है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं इस ग्लोब में अगर हमको खोजना है कि हमारा झारखंड कहाँ है तो इस झारखंड हमको इसमें दिखाई नहीं देगा। ये भारत का नक्शा है और झारखंड में अगर हम रांची खोजना चाहें तो रांची तो और भी नहीं दिखाई देगा और रांची के बदले अगर लोग रामगढ़ खोजना चाहें तो रामगढ़ तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार इन छोटे छोटे क्षेत्रों का अध्ययन या पृथ्वी के बहुत पूरे भाग का विस्तृत अध्ययन करने के लिए ये ग्लोब उपयोगी नहीं हो पाता है, जबकि मानचित्र में हम लोग छोटे से छोटे क्षेत्रों का भी अध्ययन कर सकते हैं। तीसरा जो फायदा है वो विस्तृत अध्ययन में उपयोगी है। हमको इस ग्लोब से पृथ्वी की सारी बातों की जानकारी हमको प्राप्त नहीं हो पाती है। जबकि यदि हम जानना चाहें कि पृथ्वी ये हमारा जो देश भारत है इस भारत में कितने राज्य हैं या दूसरे जो महादेश हैं उन महादेशों में कितने राज्य हैं, उन राज्यों में कौन कौन से बड़े नगर हैं, इसके बारे में अगर हम लोग जानना चाहें तो इस ग्लोब में हमको ये सारी जानकारियाँ प्राप्त नहीं हो पाती हैं, जबकि मानचित्र में हम लोगों को ये सारी जानकारियाँ प्राप्त हो सकती है। ये देखिए ग्लोब जो है ये पूरा गोल है। अगर हम इसको एक बार में देखना चाहें तो हमको इसका एक भाग ही दिखाई देता है और पीछे वाला भाग दिखाई नहीं देता है। लेकिन ये पूरे ग्लोब को यदि हम मानचित्र में बना दें तो ये देखिए मानचित्र हमको इस तरह का दिखाई देगा। ये देखिए ये पूरे ग्लोब को मानचित्र में खींचा गया है। तो इस प्रकार हम पूरे पृथ्वी को एक साथ देख सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मानचित्र है वो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है, जबकि ग्लोब विस्तृत जानकारी के लिए ज़्यादा उपयोगी सिद्ध नहीं हो पाता है। आइए अब हम देखते हैं तो ये मानचित्र कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो मानचित्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला मानचित्र है भौतिक मानचित्र। ये भौतिक मानचित्र क्या होता है? ऐसा मानचित्र जिसमें प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पहाड़ है, पठार है, मैदान है, नदी है, पहाड़ी चोटियाँ हैं, घाटियाँ हैं, मरुस्थल है, इन सारी बातों की जानकारी जिसमें दी जाती है, ऐसे मानचित्र को हम लोग प्राकृतिक मानचित्र कहते हैं। जैसे यहाँ पर भारत का एक प्राकृतिक मानचित्र यहाँ लिखा हुआ है भारतीय उपमहाद्वीप प्राकृतिक।
तो ये भारत का प्राकृतिक मानचित्र है। इस मानचित्र में आप लोग देख सकते हैं कि ये भारत की जितनी भी प्राकृतिक भौगोलिक आकृतियां हैं उसको इसमें दिखाया गया है। जैसे हिमालय है, ये गंगा का मैदान है, ये दक्कन का पठार है, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, ये हमारा मरुस्थल, ये सारी चीज़ की जानकारी और कौन कौन सी नदी यहाँ पर बह रही है, इन नदियों के बारे में भी इसमें दिखाया गया है। तो इस तरह के मानचित्र को हम लोग भौतिक मानचित्र कहते हैं। दूसरे तरह का जो मानचित्र है वो होता है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र होता है जिसमें देश, राज्य, शहर और गांव तथा उनकी जो बाउंड्री या सीमाएं होती हैं कि कितना बड़ा गांव है, उसकी सीमा कहां से कहां तक है, इन बातों की जानकारी देने वाले मानचित्र को हम लोग राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। जैसे आप लोगों के सामने ये भारत का एक राजनीतिक मानचित्र है। इसमें आप लोग देखिए, ये भारत का राजनीतिक मानचित्र है। ये बाउंड्री जो है ये देखिए दिखलाया गया है कि भारत की सीमा कहाँ से कहाँ तक होती है और इसके अंदर जो राज्य हैं वो भी दिखाए गए हैं। जैसे ये हमारा झारखंड है, ये झारखंड राज्य की सीमा कहाँ से कहाँ तक है और इसकी सीमाएं किन किन अलग अलग राज्यों से मिलती है या किन अलग अलग देशों से मिलती है। ऐसे मानचित्र को हम लोग राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। और तीसरे तरह का जो मानचित्र होता है उसको हम लोग थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र का थीम का मतलब होता है किसी विशेष बात की जानकारी, कोई विशिष्ट विषय, और इस थीमेटिक मानचित्र के माध्यम से किसी खास विषय के बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है। इसलिए ऐसे मानचित्र को हम लोग थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। देखिए आप लोगों के सामने थीमेटिक मानचित्रों के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे ये वाला जो मानचित्र है ये भारत के भूगर्भ के बारे में बतलाता है। भूमि के अंदर जो भी जानकारियाँ उसके बारे में बतलाता है। ये भारत की संरचना के बारे में जानकारी दे रहा है ये मानचित्र भारत की भू आकृतिक इकाइयों के बारे में जानकारी दे रहा है। ये मानचित्र भारत की मिट्टी के बारे में जानकारी, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। इसी प्रकार ये मानचित्र भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में जानकारी दे रहा है। ये मानचित्र जो है भारत के वनों के बारे में जानकारियाँ दे रहा है। तो ये मानचित्र देखिए भारत के वन्य जीवों के बारे में जानकारियाँ दे रहा है। ये मानचित्र भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के बारे में जानकारी दे रहा है। इस प्रकार ऐसे अनेकों मानचित्र हो सकते हैं जिसमें किसी खास बात के बारे में, किसी खास विषय के बारे में समझाया जाता है। तो ऐसे मानचित्र को हम लोग थीमेटिक मानचित्र कहते हैं, जिसका मतलब होता है विशेष जानकारी वाले मानचित्र। जैसे हमको वर्षा के बारे में जानना है कि भारत में वर्षा कितनी होती है और किन किन राज्यों में, किन किन क्षेत्रों में वर्षा कब कब और कितनी होती है, तो इसके बारे में जो मानचित्र होगा उस मानचित्र को हम लोग कहेंगे भारत का वर्षा मानचित्र, और यह भी एक थीमेटिक मानचित्र होगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज इस अध्ययन में हम लोगों ने जाना कि मानचित्र क्या है, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र के क्या क्या लाभ हैं और मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। और एक चीज़ आपको यहाँ बतला दें, मानचित्रों की जो पुस्तक हमारे पास है, देखिए इसमें ये पुस्तक है, इसमें विभिन्न प्रकार के मानचित्र, सारे प्रकार के मानचित्र आपको दिखलाए गए हैं। इस पुस्तक को हम लोग कहते हैं एटलस। क्या कहते हैं इसको? एटलस कहते हैं। ये एटलस जो होता है ये मानचित्रों की पुस्तक होती है और भूगोल पढ़ने वालों के लिए ये एटलस एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। जब भी हम भूगोल पढ़ने के लिए बैठें तो साथ में ये एटलस को लेकर के जरूर हम लोग बैठें, ताकि हम लोगों को भूगोल पढ़ने में और भूगोल को समझने में काफ़ी सुविधा हो सके। तो आज के इस चर्चा में हम लोग यहीं तक शामिल करते हैं। अगली चर्चा में, अगले क्लास में हम लोग और कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे कि मानचित्र को पढ़ा कैसे जाता है। बहुत ही रोचक जानकारी है। अगले क्लास में आप मेरे साथ रहिएगा ज़रूर। तब तक के लिए धन्यवाद।